जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे टर्म की शुरुआत के साथ ही एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने थर्ड टर्म की शुरुआत होते ही रशिया की बायलैटरल विजिट की तैयारी कर चुके हैं और इसी महीने के अंत तक संभावित है कि वो इस विजिट की शुरुआत कर देंगे। और इसमें बताया जा रहा है कि रशिया भारत के साथ तमाम डिफेंस एक्सपेक्ट है जिनको डिस्कस करने की तैयारी कर रहा है। इसमें भारत को एक बार फिर से FGFA में इन्वाइट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार FGFA के अंतर्गत जो SU-57 फैलन का ट्विन सीट वेरिएंट है ये भारत को ऑफर किया जाएगा। और इसके अलावा जो SU-75 चेकमेट है ये लोवेस्ट प्राइस में भारत को ऑफर किए जाएंगे, क्योंकि रूस का मानना है कि 2018 से जब भारत इस प्रोग्राम को छोड़ के गया है तो बहुत सारे इस प्रोग्राम में बदलाव हुए हैं, कैपेबिलिटी इन्हेंसमेंट हुई है और अब ये एयरक्राफ्ट इंडिया के रिक्वायरमेंट के हिसाब ढाला जा चुका है और इसलिए उनको भरोसा है कि भारत इस प्रोग्राम को आज नहीं तो कल ज्वाइन अवश्य करेगा। आपको क्या लगता है, भारत को ये ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। सैफ्रॉन के बाद डसॉल्ट एविएशन भी भारत में अपने कदम को मजबूत करने में लगी है। पहले सैफ्रॉन इंजन के द्वारा हैदराबाद में अपनी जो MRO फैसिलिटी है उसको एस्टैब्लिश किया जाता है, जो कि 2025 में ऑपरेशनल हो जाएगी। तो वही अब डसॉल्ट एविएशन से भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। फ्रेंच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर डसॉल्ट एविएशन नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अपनी जो MRO फैसिलिटी है इसको एस्टैब्लिश करेगी, जहां पर राफेल और मिराज फाइटर की मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल की जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाएगा। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यहाँ पर सिर्फ इंडियन फाइटर जेट्स ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया के जो राफेल फाइटर्स हैं इनको भी MRO सपोर्ट प्रदान करेगा। दरअसल आपको बता दें, इस समय डसॉल्ट की नजर भारत के 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर पर टिकी हुई है, जिसको लेकर माना जा रहा है कि जो MRFA के अंतर्गत एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये अगले 2 से 3 महीने में मिल जाएगी और आगे की भी जो प्रक्रिया है इसकी शुरुआत होगी। और इसी के मद्देनजर इस समय फ्रांस की कंपनियां भारत में अपने पकड़ को मजबूत करने में लगी हुई हैं। क्या सबको पता है कि हाल ही में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए जो अप्रूवल है वो मिल चुका है और जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का, ये भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया जा चुका है और ये डील तकरीबन 45,000 करोड़ रुपए की होगी। लेकिन LCS के सक्सेस के बाद अब HAL की नज़र एक नए RFP पर टिकी हुई है जो कि संभावित है उन्हें बहुत जल्दी मिल जाएगी और ये होगी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेकर के, जिसको हम LUH के नाम से जानते हैं। LUH एक हाईली एजाइल न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर है जो कि 3 टन वेट क्लास का है और इस समय इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को इनकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो पुराने चीता और चेतक हेलीकॉप्टर को यूज़ कर रहे हैं जो कि सर्विस लाइफ को पूरा कर चुके हैं। और ऐसे में एस्टिमेट है कि तकरीबन 400 हेलीकॉप्टर की खरीद की जाएगी और इसके लिए HAL पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि समय के अंतर्गत जो हेलीकॉप्टर है इनको प्रोड्यूस भी किया जा सकता है। इस समय अगर हम प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो वो 30 LUH प्रति वर्ष की है, जिनको आगे चल के बढ़ाया भी जा सकता है और ये ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। का प्रोग्राम काफी गंभीरता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है और उसमें एक पॉजिटिव न्यूज काफी लंबे समय के बाद देखने को मिली है। एक तरफ जहां हमें SPV मॉडल जो है वो लटकता दिखाई पड़ रहा था और हमें ये लग रहा था कि शायद ये प्रोग्राम अधर में न लटक जाए, तो एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल इस समय खुद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर कंसोर्टियम है इसको लेकर काफी गंभीर है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है ये ऑलरेडी इंडस्ट्री पार्टनर्स को दिया था, जिसमें से 3 रिस्पॉन्स उनको प्राप्त हुए हैं प्रपोजल में और माना जा रहा है कि वो कंपनियां AMCA में कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हैं। हालांकि अभी भी SPV मॉडल को लेकर के चीज़ें क्लियर होना बाकी है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों का ये मानना है कि उन्हें ऐसे प्रोग्राम का कोई अनुभव नहीं है और वो इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट भी नहीं है कि उस प्रोग्राम को आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं। उनका ये कहना है कि वो प्रोडक्शन स्टेज में आकर इसको ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो लगातार उनको आश्वस्त करने में लगी है। हालांकि माना जा रहा है कि जो AMCA का रोल आउट है वो हमें 2028 तक देखने को मिलेगा और ये एयरक्राफ्ट 2030 से 31 तक प्रोडक्शन में आएगा और 2032 से 33 तक ये इंडियन एयरफोर्स की सर्विस को ज्वाइन कर लेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक काफ़ी क्रांतिकारी प्रपोजल सामने रखा है, जहां पर वो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के अनमैन्ड वेरिएंट को विकसित करना चाहते हैं और उनका ये मानना है कि इनका जो अनमैन्ड वेरिएंट होगा यह रिकॉनेसेंस और दूसरे जो मिशन है उनको एग्जीक्यूट कर सकेगा और कार्गो मिशन में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा और ये अलाउ करेगा इंडियन एयरफोर्स और आर्मी को कि मैन्ड वर्जन जो है उनको तभी इस्तेमाल किया जाए जब हाई वैल्यू टारगेट हो या टास्क को उनको पूरा करना हो। दरअसल उनका ये मानना है कि जो अनमैन्ड ध्रुव और LUH हेलीकॉप्टर हैं इनके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे खास बात यह रहेगी कि ये रिकॉनेसेंस मिशन और कार्गो मिशन को बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के पूरा कर सकेंगे और ऐसे में जो मैन्ड हेलीकॉप्टर हैं इन्हें क्रिटिकल ऑपरेशन जो जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन डिमांड होता है उसके लिए वो रिजर्व कर सकते हैं, जैसे कि डिसीजन मेकिंग कोई टास्क हो गया या फिर कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू या क्लोज एयर सपोर्ट जैसे मिशन हो गए, उसमें आप मैन्ड हेलीकॉप्टर को सेलेक्ट करिए, वरना अगर नॉर्मल कार्गो सप्लाई करना है तो वो काम अनमैन्ड हेलीकॉप्टर से हो सकते हैं।
गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट, जिसको हम जीटीआरई के नाम से जानते हैं, वो एक नए प्रोग्राम के साथ सामने आई है। जीटीआरई इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में कावेरी इंजन का इंटीग्रेशन अतिशीघ्र कर लिया जाएगा। और ड्राई कावेरी इंजन की बात करें तो आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ ये 46 किलोटन का ड्राई थ्रस्ट और 73 किलोटन का थ्रस्ट आफ्टर बर्नर के बाद जनरेट करने में सक्षम है। और इन इंप्रेसिव फिगर्स के अलावा अब जीटीआरई तैयारी कर रही है कावेरी 2.0 की, जिसको लेकर जीटीआरई कॉन्फिडेंट है कि सैफरान के साथ मिलकर के ये इंजन तैयार किया जाएगा और इसमें तकरीबन 55 किलोटन का ड्राई थ्रस्ट और 99 किलोटन का वेट थ्रस्ट जनरेट होगा। यानी कि अगर ऐसा होता है और हम 99 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होते हैं तो ये इंजन न सिर्फ F404 से ज़्यादा कैपेबल होगा बल्कि ये F414 को भी सरपास कर जाएगा, जिनका इस्तेमाल तेजस मार्क 2 में किया जाता है। और ऐसे में आने वाले भविष्य में भारत के पास ऑप्शन होगा कि भारत चाहे तो F414 को भी रिप्लेस कर सकता है कावेरी इंजन के साथ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।